बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसी के साथ अपने दिन का आगाज़ किया करें हमेशा एक अच्छी सोच से, हमेशा मुस्कुराहट से। जितना आप लोगों के लिए आसानियाँ तकसीम करेंगे उतना आपके लिए भी आसानियाँ ही होंगी। और इसके साथ साथ हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि इस टाइम हम सब जो हैं वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो जितना हो सकता है जो साहिब इस्तिताअत हैं वो उन लोगों की लाजमी मदद करें जो इस टाइम बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, जिनके लिए शायद एक टाइम की रोटी खाना भी जो है वो नामुमकिन है। तो लिहाजा जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं उन तक ये मैसेज है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे हाथ फैलाना जो है मुनासिब नहीं समझते, तो काइंडली उन लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। आप अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपकी मदद का इंतजार कर रहे होंगे। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी राना ताहिर रज़ाक साहब, जो कि सियासी रहनुमा हैं जी मुस्लिम लीग नून से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसी के साथ हमारे साथ जो है दूसरे गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर जुनैद अनवर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जुनैद? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हम बात करेंगे, एक तो जुनैद की सियासी बीट के हवाले से बात होगी। इस टाइम क्या तैयारियां चल रही हैं, जितने भी पार्टीज़ हैं इस टाइम सियासी पार्टीज़, उनकी क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसके साथ ही मुस्लिम लीग नून के हवाले से सर से जानेंगे इस टाइम जो है सियासी सूरत हाल पे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम जो करंट कंडीशन चल रही है? तो बहुत शुक्रिया आपने अपने शो में हमें मुद्दों किया। हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख है आपके सामने कि जब भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इक़्तिदार मिला है उन्हें मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन किया है। माशी तौर पे भी और माशरती तौर पे भी अच्छी रिवायत कायम की हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी हमें मौका मिला, अवाम ने दिया तो बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की पर लेके जाएंगे। अच्छा सर, इलेक्शंस के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इलेक्शंस के हवाले से अनाउंस किया गया कि जनवरी में इंशाल्लाह जो इलेक्शंस होंगे, तो आप क्या समझते हैं इलेक्शंस होंगे या वाकई वैसे इंशाल्लाह ऐसे सियासी बयान दिया है कि ठीक है जी इलेक्शंस होंगे? जी इंशाल्लाह जो पूरा एक जिम्मेदार अदारा है यानी अदारा है इलेक्शन कमीशन, और यही बहस पहले चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा या सदर मोहतरम करेंगे, तो वही इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कराए जाएंगे। मुमकिन है ये हो सकता है हफ्ता लेट हो जाए, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं मेरी इस हैसियत में हूँ, तो लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे और होने भी चाहिए। हाँ, ज़रूरी भी है इससे हम मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और हमारा मुल्क भी जो गुजर रहा है। अच्छा, इसके साथ ही जुनैद आपसे जानेंगे, जिस तरह हम बात करें इलेक्शन के हवाले से, तो क्या तैयारियाँ चल रही हैं? आया इंतखाबात की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे? इसमें ये जी कि इस वक्त जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो आम इंतखाबात कराए जाएंगे, मगर अभी तक एक वाज़ेह तारीख जो है वो इलेक्शन की नहीं दी गई। और उसके साथ साथ अभी कल जो है वो नई हल्का बंदियों की जो फहरिस्त है वो भी कल जो है वो लगनी है। तो इसके बाद एक दोबारा से अपील का एक वो अभी हक होगा उम्मीदवारान को कि वो अपील के हवाले से भी जो है वो काम कर सकते हैं और उसके हवाले से भी दायर कर सकते हैं। तो अभी बज़ाहिर जो है कि कम से कम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो कहा गया कि एक समझ ये आ रही है कि जो पहले एक ये कहा जा रहा था कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, तो कम से कम वो बात अब जो क्लियर हो रही है कि इलेक्शन जो है वो होंगे और वो मतलब जनवरी या फरवरी के मिड के अंदर हो जाएंगे। तो ये एक चीज़ है कि जो क्लियर हो गई है कि कम से कम जो एक वो जो सियासत पर इस टाइम वो एक थी कि मफरूज़े थे कि इलेक्शन नहीं हो रहे या लेट हैं, वो काफ़ी अरसा लेट हैं। तो इसके साथ साथ अब ये देखें कि इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद जो है वो नवाज शरीफ की जो वज़न वापसी हो रही है 24 अक्टूबर को, तो नवाज शरीफ अगर पाकिस्तान वापस आ रहे हैं तो वो जो है वो कोई जो है वो घर बैठने के लिए या फिर वो सिर्फ जेल जाने के लिए तो नहीं आ रहे, वो ज़ाहिर है कि इलेक्शन है। मुस्लिम लीग नून का यही बयानिया है कि नवाज शरीफ अगर आएंगे तो ही उनका इलेक्शन बनता है, अदरवाइज जो है उनका इलेक्शन
मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जितना वोटर है वो नवाज शरीफ से जो है वो इन टच है, वो नवाज शरीफ का वोटर है। जो नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूद होंगे और वो जगह जगह जलसे जुलूस करेंगे और अपनी कैंपेन चलाएंगे तो उनके वोटर्स की पोजीशन बहुत मजबूत होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, नून लीग की जानिब से अब जो प्लानिंग की जा रही है कि ये 16 माह की जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, ये भी मुस्लिम लीग नून और PDM की मुश्तरका हुकूमत थी, मगर वज़ीर आज़म चूँकि शहबाज शरीफ था, नून लीग का वज़ीर आज़म था, तो ज़्यादा जिम्मेदारी नून लीग पर आती थी। ये अपने 16 माह को जो है वो डिस्कस करने को नून लीग जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है, जबकि मवाजना करते हैं कि नवाज शरीफ के दौर का, कि उस वक्त पेट्रोल का लीटर ये था और वो अपना आटा 20 किलो ये था। तो कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे तो ये भी सवाल किया जाता है कि ये भी तो नवाज शरीफ की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, इस जमात का कायद तो नवाज शरीफ था, प्लानिंग तो वही थी, वजीर खजाना वही था, जो वजीर आजम उसी जमात से था, तमाम लोग तो उसी ही जमात के लोग थे। तो इसके बाद ये है कि जो है इस वक्त जो कारकुनान है मुस्लिम लीग नून के, वो जो है वो 21 अक्टूबर के हवाले से जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो तैयारियां किए हुए हैं कि किस तरह उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और मुस्लिम लीग नून की जाने से नवाज शरीफ को एक उम्मीद के तौर पर पेश किया जा रहा है कि नवाज शरीफ आएंगे और अपना जो साबका उनका दौर था उसी दौर के ऊपर जाकर जो है वो रेट्स को वापस लाएंगे और जो महंगाई की शरह है वो कम होगी, बेहतर हालात जो होंगे। जबकि अगर 16 माह की बात की जाए तो इसके ऊपर नून लीग जो है वो बात करने को क्या किसी सूरत भी तैयार जो है वो नजर नहीं आती। राना साहब से भी हम यही पूछेंगे कि 16 सालों के 16 माह के हवाले से मुझे लगता है जो रेट 16 साल जो है ना नून लीग के वो याद आ रहे हैं। सालों साल 30 साल से पंजाब पर हुक्मरानी है तो वो वफाक भी इतना तो अरसा बन ही जाता है, मगर हम 16 माह की कारकर्दगी जरूर पूछेंगे राना साहब से कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो अपने साबका दौर हुकूमत के जो रेट लाएगा, 16 माह के अंदर की जो आपकी हुकूमत थी इसमें आप कुछ कोई नहीं दिखा सके कोई कारकर्दगी। जुनैद भाई, आप भी और सारे मुल्क का गवाह है कि जिस हालत में इनको आना पड़ा है, मियां नवाज शरीफ साहब भी और कोई भी मुस्लिम लीग का वर्कर तक राजी नहीं थे हुकूमत लेने को। हमें सर खुशी खुशी एक्सेप्ट तो किया था। मैं आपसे कर रहा हूँ जिस तरह भी किया आपको सामने है। आप ये देखें आप लोगों ने ये जो जमातें कभी इकट्ठी नहीं हो सकती थी वो भी इकट्ठी हुई। इसका मतलब है कि मुल्क का ऐसे बहरान का शिकार था, ऐसे मसाइल थे कि हर जमात बेशक उनके नजरियात मुख्तलिफ थे, 13 जमातें अपनी अपनी हुकूमतें छोड़कर वो एक प्लेटफार्म पे हुई, PDM के साथ मिली आके और उन्हें हुकूमत में शामिल हुई। उनको यह एहसास दिलाया गया, यह एहसास हुआ कि अब हमारा ये मुल्क जो है ना, अगर हम इकट्ठे नहीं होते तो मुल्क नहीं बचता। और इससे भी ज्यादा ये आज तो हम कहते हैं महंगाई इतनी होगी और मुमकिन है इससे भी ज्यादा महंगाई होती। और आने वाले मुझे तो ये अभी जो 16 माह की ये बात हो रही थी ना जी, मतलब मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। मतलब यहाँ तक कहना शुरू हो गए थे अगर जून तक ना हुकूमत तब्दील करते मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमें तो देखे ना, अभी बहुत बड़ा चार्ज था मजमा भी कि इमरान खान की जो कारकर्दगी थी सब आवाम के सामने थी, तो हमें तो बैठे बिठाए 2 तिहाई अक्सरियत मिलनी थी। तो मुस्लिम लीग ने तो एक मुल्क के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगा के मुल्क को बचाना है और पैसे देने को तैयार नहीं था। बाकी मुल्क आपके सामने जिस तरह फंडिंग हुई है, जिस तरह इसको मिन्नतें की गई हैं, मतलब उन्होंने जाते जाते पेट्रोल की कीमत बढ़ा के IMF से जो मुआहदा किया था वो मुआहदा इमरान खान तोड़ गया और जिससे कि हमारी बदनामी हुई बाहर के मुल्कों में कि ये मुआहदे पर अमल नहीं करते और हम ही ने कर्जा किसी चीज का दें। अगर इन्होंने कर्जा लेके मुल्क में मुफ्त चीज बेचनी है या कम रेट पे बेचनी है, वो सारी चीजें टैकल करनी पड़ी हैं, जिसे पटड़ी पे मुल्क आ गया। अल्लाह का शुक्र है आज उम्मीद है। IMF से तो बहुत अरसे से ही चल रहा है ना, मतलब जी IMF से 2013 से 17 में मुआहदे तो तब भी होते हैं। 17 में IMF से जान छुड़ा ली थी नवाज शरीफ ने और ये मुल्क बहुत आप देख लें, तरक्की की शरह देख लें, हमारे यहाँ तरक्की की शरह 8% थी उस वक्त, बल्कि ये माशी जो सूरत हाल थी मईशत की जो महंगाई की शरह हम तो 16% मैं यार कहते 16 माह के अब मैं हम इसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। ये नहीं वो देखे लेकिन जो चीज हुई अगर हमने मुल्क ना बचाते भाई मुल्क ना बचता तो हम आज यहाँ भी ना बैठे नहीं। आज हमारी और भी सूरत हाल आज पेट्रोल 350 रुपए लीटर है और जो डॉलर है वो 300 क्रॉस कर गया था आपके दौरे हुकूमत के अंदर। ये भी मुल्क की तारीख में ऐसा हुआ सबसे पहले। आप जो शरह सूद 23% तक जा पहुंची, तो ये सब कुछ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, सारी चीजें आपके सामने अब ये कितनी बड़ी बड़ी करप्शन हुई है, बजाय
इमरान खान के दौर में कोई ऐसा मनसूबा हाँ, एक चीज है बनाया गया हुआ। आप वकील हैं, वैसे आप लोगों ने केसेस अपने सारे माफ करवा लिए तो ये हाँ, ये तो ऐसे हमने कोई माफ नहीं कराए। ये आज ये केसेस तो नहीं थे, मुशर्रफ दौर में भी ये केसेस बने हुए थे, उन्हीं को उठा के दोबारा ब्रेक लग गई। 1.5 साल 2 देखें भाईजान, कोई भी मुकदमा है, आज इमरान खान के ऊपर मुकदमा है, प्रूफ है, हर चीज सबूत है, एक चीजें सामने आती हैं। हम कहते हैं हमने तो 1.5 साल उसकी हुकूमत रही है ना इमरान खान की। हमजा शहबाज शरीफ 22 महीने जेल में रहा है। लफ्ज कासिम कोई एक चीज आप बताएं उन्होंने साबित की है। और कोई भी, चलो हमें आप जो फरमा रहे हैं कासिम के अब्बा कह लें, हम तो नाम ले लें तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। तो दूसरा ये वजन कि आपके सामने है कि मियां शहबाज आपने पाबंदी लगाई है कि कासिम के अब्बा राना सनाउल्लाह खान साहब के ऊपर कैसे केस बनाएंगे झूठे मुकदमे, हीरोइन झूठे मुकदमे तो अब भी कायम कोई ऐसा हमारे दौर में बता दे कोई झूठा मुकदमा कायम किया, ये तो कोई एक बता दे। झूठे मुकदमे कायम क्यों होते हैं? आप खुद वकील हैं, ये हुकूमत का काम है, ऐसी कानून साजी क्यों नहीं ला सके अभी तक कि जो झूठे मुकदमे हैं? आज राना सनाउल्लाह बहुत बड़ा आदमी है, जिनकी शहबाज शरीफ बहुत बड़ा आदमी है, हमजा शहबाज आम आदमी जो है वो जो बड़ा आदमी नहीं है, जो स्थानीय कल्चर के अंदर जो है वो जिबा होकर रह गया कि झूठे मुकदमे, झूठी FIR, झूठी पकड़, झूठी दकड़, ये सब कुछ जो है इसके जिम्मेदार भी तो आप लोग ये हैं ना। नहीं, बिल्कुल मैं इसमें ये नहीं कहता, लेकिन ये 73 साल की, ये 75 साल की सिस्टम तो लाते हैं। जमहूरी निजाम को मुसलसल हमारा चलने नहीं दिया गया। सर जमहूरियत तो बस काम की रही है। 35 साल जो है ना मार्शल्लाह का हो रहा है। जब देखो इंडिया के अंदर पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम मजबूत है, वो आई अवाम को जब तक नुमाइंदा जवाब दे होता है, जब उसमें दौर आपका ऐसा आएगा कि 11 साल फिर मार्शल्लाह, फिर 5-6 साल जमहूरी हुकूमत, फिर मार्शल्लाह, फिर जमहूरी हुकूमत, फिर इस लिहाजा अब वही खानदान है मुस्तकिल तौर पर कि जब दोबारा जमहूरियत आ जाते हैं, नाम बदल के जाते हैं, पार्टियां बदल के आ जाते हैं। जब तक अवामी लोग नहीं आएंगे, मतलब सर आप लोग भी तो मौका उन्हीं लोगों को देते हैं। गुर्बत गरीब अवाम है हमारी 60%, 60% का नुमाइंदा नहीं आता ऊपर। मैं मतलब ये हकीकत है हर पार्टी का, 60% का नुमाइंदा तो नहीं आता। नुमाइंदा तो जागीरदार का, सरमायादार का आगे आता है, वो कानून साजी उसने क्या करना। नहीं पार्टियां, मैं आज कर रहा हूँ यही तब्दीली आएगी ना, जब तक तब्दीली नहीं आती, जब तक ये सिस्टम नहीं चलता, हम सिस्टम को रोक के, अब देखना कोई 3 दफा मियानवाशी बना, तब्दीली लाने को तो कोई भी तैयार नहीं है। 3 दफा बनी है हुकूमत, 3 दफा में 7 साल मौका मिला। 15 साल में से 7 साल जब हुकूमत करने का मौका मिलेगा, आप सिस्टम को जब चलाना चाहते हैं, जवाबदेही पार्टी में किस तरह जवाबदेही आएगी? बार बार इलेक्शन आएंगे, हर पार्टी में इलेक्शन का तरीका जिस तरह इलेक्शन कमीशन। राना साहब अर्ज ये है कि नून लीग को कितना अरसा हो गया है? जी नून लीग को मैं कह रहा हूँ 30 साल से ज्यादा हो गया। 30 साल की इसकी पार्टी है ना, चले हुकूमत 7 साल मिली, 30 साल में आप अपना शरीफ खानदान से बाहर का कोई सरबराह चुन लेते। क्या आप नहीं समझते कि साद रफीक के अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है कि उसे पार्टी का सरबराह बनाया जाए? क्या आप नहीं समझते कि ख्वाजा आसिफ के अंदर ये क्वालिटी थी? क्या आप नहीं समझते शाहिद खाकान के अंदर कोई सलाहियत मौजूद थी? क्या आप नहीं समझते जावेद हाशमी जो है उसको जावेद हाशमी साहब जो थे उनको आप जो है वो पार्टी का सरबराह बना सकते थे? ऐसी क्या वो खासियत आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के बाद मरियम नवाज के अंदर ही वो खासियत पाई जाती है, शहबाज शरीफ के बाद हमजा शहबाज के अंदर ही वो खासियत पाई जाती है? ये भी तो एक है, कम अज कम नून लीग अपने अंदर ही जमहूरियत ले आती। बिल्कुल आपकी बात है। जावेद हाशमी साहब भी पार्टी के सदर रहे हैं, कायम मकाम सदर रहे हैं, जब मार खाने का वक्त सदर रहे हैं, और ये बात नहीं कि नहीं रहे। दूसरी बात ये कि जहां भी पार्टी पार्टी का नुमाइंदा जो होता है अवाम ही चुनती है ना, सदर भी अवाम चुनती है। अब जब हमारे इलेक्शन होंगे, इस वक्त करिस्मेटिक जो है शख्सियत हमारे पास मियां नवाज शरीफ साहब की है। उसके बाद देखो ना, ये तो अवामी पूरा एक इलेक्टोरल पी वो होती है, बोर्ड है, उसमें पूरे पाकिस्तान से जो अहदेदारान जाते हैं उसको इलेक्शन में वो मुंतखब करते हैं। ये तो नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा उसकी रिपोर्ट मांगता है, जनाब आपने पार्टी में इलेक्शन करवाए या नहीं करवाए। वो पार्टी इलेक्शन होते हैं, अवाम के ऊपर है कि अगर हमारी मुस्लिम लीग की अक्सरियत मियां नवाज शरीफ को पसंद करती है तो हजार मियां नवाज शरीफ बनेंगे। तो किसी को भी देखो, किसी को मना तो नहीं किया गया कि वो उम्मीदवार न बने। किसके मुकाबले में? कोई भी किसी नवाज शरीफ के मुकाबले में उम्मीदवार बन गया। कौन बने? कौन आएगा? आज चौधरी निसार अली खान किधर है सर? जगह चौधरी जावेद हाशमी किधर है? आज भाईजान शाहिद खाकान किधर है? न शाहिद खाकान को किसी ने निकाला तो नहीं है। मुफ्ता इस्माइल किधर है? या किसी को निकाल बताएं। आज तक हमारी पार्टी की रिवायत रही है, मुस्लिम लीग की रिवायत रही है कि मुस्लिम लीग किसी को स्ट्रक ऑफ नहीं करती। वो छोड़े, आपने तो किसी को कादरी ने
जिस तरह की किरदार अदा किया आप लोगों के सामने। तनकीद की पार्टी पर उसने मतलब बात सुने ना, हमने निकाला तो उसको फिर भी नहीं है, वो खुद पार्टी छोड़ के गए। तनकीद शायद कोई भी करे, पार्टी का हमेशा रिकॉर्ड रहा है कि पार्टी बर्दाश्त कर दी है। उन्होंने कभी नोटिस भी नहीं दिया कि आप बताएं, शोकाज नोटिस तक नहीं तो पार्टी ने दिया। जावेद हाशमी साहब खुद पार्टी छोड़ के गए हैं, पार्टी ने तो नहीं निकाला, पीटीआई में गए हैं, जावेद हाशमी साहब वापस आए। लेकिन अभी एक बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप देखें ना। जावेद हाशमी लगता है हमारे स्टूडियो का माहौल गर्म हो रहा है, माहौल जो है ना वो ज्यादा गर्म हो। नाज़रीन चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। नादिर मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी और कैसा मौसम रहेगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान का मौसम जो है काफ़ी खुशगवार दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल रात से जो ठंडी हवाएं चल रही थी उसकी वजह से दर्जा हरारत और हब्स की कमी में नुमाया कमी देखने में आई है। और कल रात से जो है मौसम ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सर्दी जो है उनका आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अच्छा, अगर मुल्तान के आज के दर्जा हरारत की बात करें तो अभी सुबह तो सूरज जो है बड़ी शिद्दत के साथ चमक रहा है और आंखें भी दिखा रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो गर्मी की शिद्दत है इसमें काफ़ी कमी देखने में आएगी आने वाले चंद दिनों में। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो मुल्तान शहर का आज दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो कि काफ़ी बेहतर है। अगर इसके अलावा एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो काफ़ी कदरे बेहतर सूरत हाल नज़र आ रही है, जो कि 72 पॉइंट्स के साथ है। और उसके अलावा अगर मुल्तान आलूदा तरीन शहरों की बात करें तो मुल्तान इस वक्त 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। फिजाई आलूदगी जहां कम हुई है उसके साथ साथ जो है बादलों ने भी आसमान पर थोड़ा सा डेरा जमा लिया है और तवक्को ये की जा रही है कि आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं इसमें गर्मी की जो है लहर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हो सकता है कि चंद दिनों में बारिशों का सिलसिला भी जो है शुरू हो जाए, क्योंकि कल रात से जो है ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और मुल्तान के जो शहरी हैं उनको लगता है कि अब गर्मी में वाकई कमी आ चुकी है। लेकिन आज सुबह कुछ मौसम गर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर और शाम के औकात में महकमे मौसमियात की तरफ से ये भी खुशखबरी सुनाई गई है कि हो सकता है कि शाम के औकात में हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने में नजर आए। इसकी वजह से मौसम की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। आने वाले 24 से 48 घंटों में दर्जा हरारत बिल्कुल कम हो जाएगा और सर्दियों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नादिर मजहर आपका। और इसके साथ ही जिस तरह मौसम की हम बात कर लें तो मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है। अच्छा, गर्मी अभी ऐसा नहीं लगता कि फ़ौरन गर्मी चली गई है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है क्योंकि रातें थोड़ी सी ठंडी हो गई हैं और दिन जो है अभी भी इसी तरह बरकरार है कि गर्मी है। लेकिन उसके साथ साथ अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जिस तरह मौसम चेंज होता है तो उसके साथ साथ वायरल डिजीज़ भी आपके साथ आ जाती हैं, तो उनसे बचने के लिए यही है कि जितना आप अच्छी खुराक और अपना ख्याल रखेंगे उसी तरीके से आप सेहतमंद भी रहेंगे। अच्छा, हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो सुनने में ये आ रहा है कि डॉलर का रेट भी नीचे आ जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी। आते ही क्या वो जादू की छड़ी लाएंगे जो घुमाएंगे और सब तमाम चीज़ें जो है वो अपनी आ जाएंगी बराबर पे। पहली बात तो यह कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, अवाम की उन्होंने पहले खिदमत का एक उनका रिकॉर्ड है और खिदमत की है। कुदरती तौर पर अवाम का, मुस्लिम लीग के वर्करों का, हर बंदे की चाहत है कि मियाँ साहब आएँ और हमारा वही आके मुल्क के लिए खिदमत कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इलेक्शन होंगे। सर, शहबाज शरीफ भी उन्हीं के भाई थे, इलेक्शन होंगे, खिदमत ही करने आए थे वो भी। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद ही जिसको अवाम मुंतखब करेगी। हमारा तो ये दावा है, हम ये अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अगर अवाम ने हमें मैंडेट दिया, मुस्लिम लीग ने उनको कामयाब किया, तो मियाँ नवाज शरीफ अपने साहब का रिकॉर्ड की तरह तो मुल्क को कामयाबी की राह पर गामजन करेंगे और माशी जो हमारी इस वक्त सूरत हाल है अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह ये भी कंट्रोल हो जाएगी। चले, मतलब हम भी उम्मीद लगा के बैठेंगे नवाज शरीफ साहब आएंगे और हालात जो है वो बदल जाएंगे। अच्छा, इस बारे में जो है वो हम जुनैद से भी जानेंगे। जुनैद, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जो है जितने भी कारकुनान हैं और जहां पर जितनी भी सियासी पार्टीज है उनकी क्या राय है? नवाज शरीफ जो है वो इलाज मुआवजे के लिए गए थे और उसके बाद जो है वापस आने का नाम नहीं लिया, दवाई लेकर वतन वापस पहुंच रहे हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून की जाने से इस्तकबाल के लिए एक अच्छा उनके लिए एहतमाम किया जा रहा है। कल राना साहब भी वहाँ मौजूद थे कि डिवीज़न की सतह के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून जो अपने कारकुनान को मोटिवेट कर रही है और लाहौर नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लेके जाना चाह रही है। तो हर
सूबाई हल्के के उम्मीदवार टिकट होल्डर के लिए जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से 200 अफराद का जो है वो टारगेट रखा गया है कि हर जो MP का उम्मीदवार है वो 200 अफराद अपने साथ लेकर जाएगा। तो ये 2 बसें बनती हैं कि 2 बसें जो है वो 4 बसें बनती हैं जो हर MP जो है वो अपने हल्के से लेकर जाएगा। तो मुल्तान में जो चूँकि 13 सूबाई असम्बली की सीटें हैं तो 2600 ये लोग बनते हैं और 6 कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं तो 1200 ये बनते हैं। तो टोटल ज़िला मुल्तान से इतने लोग जाएंगे और इसी हिसाब से आप देख लें कि ख़ास तौर पर जो लोग लेके जाएंगे उनके लिए बिरयानी का इंतजाम भी किया जाएगा। ये भी अच्छा, ये तैयारियां जो है वो लाजमी आपसे जानेंगे अपने तौर पे हर MP का हाँ, बिरयानी तो तैयार की जाएगी सर, अपने तौर पे करेगा, बिरयानी के हवाले से बात होगी। नाज़रीन अभी अपने चैनल ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, तैयारियों के हवाले से बात हो रही थी जी जुनेद। जी बिल्कुल, जो था कि जैसा राणा साहब बिरयानी की तैयारियां बिरयानी पर थे जी, बिरयानी ज़रूरी होती है और अब राणा साहब बताएंगे कि ये भी बिरयानी अपने वोटर्स को खिलाएंगे या कीमे वाले नान जो है वो भी जो कारकुनान है उनको लेके जाएंगे। किस चीज़ का जी भाईजान, असल में ये है कि देखें जो पूरा दिन हमारे लिए ज़ाया करता है जाता है, उनकी मेहरबानी होती है, अपना वक्त निकाल के आते हैं हमारे पास, तो उनका कोई आपके घर मेहमान आए आप वैसे उसके लिए खिदमत करते हैं, उनकी अच्छी और भगत करते हैं। अब ये तो नहीं है उसको नहीं, हमारा तो मुख्तसर सा सवाल है, हमारे जो मेहमान हैं इंशाल्लाह जो भी अच्छा होगा, बल्कि मुझे लगता है जिस टाइम अगर कोई ऐसा कोई इंतजाम है तो हम भी बाशमूल टीम जो है वो इस्तकबाल के लिए वो पहुंचे। मुझे लगता है जैसे नवाज शरीफ साहब लैंड करेंगे तो खाना खुल जाना है, लोग उधर भाग जाएंगे। वहां पे कोई नहीं होता ना, पार्टी की तरफ से कोई नहीं है, जो बंदा अपने साथियों को ले जाएगा, अपने वर्करों को ले जाएगा, वो इनका इंतजाम करेगा। और बनता भी है कि हमारे वो दोस्त हैं हमारे साथ, उनकी मेहरबानी। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी जिस तरह महंगाई का बहुत ज्यादा दौर है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान भी हैं, एक वक्त की रोटी खाने को भी अब मुश्किल हो गया है जिस तरह के हालात चल रहे हैं। आप पेट्रोल देख रहे हैं महंगा है, आप अपने खाने पीने के आटा इतना महंगा हो गया है, चीनी का एक बहरान चल रहा है, चीनी महंगी हो गई है, अब की खाने पीने की अशिया महंगी है। आप समझते हैं कि लोग अब निकलेंगे कि यार अभी भी हम जाएं और इस्तकबाल करें जो इतना कुछ हमारे साथ हुआ है? लोगों के पास अब यार तो इमरान खान को अपनी हुकूमत को देख चुके हैं, उन्होंने कौन सा यहाँ दूध की नहरें बहाई हैं। उनको तो छोड़िए ना, आप उनको छोड़े, हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जा रहे हैं, उनके इस्तकबाल के लिए निकले हैं और अवाम को उनकी तारीख का पता है। उन्होंने पूरे 5 साल ना पेट्रोल बढ़ने दिया, ना डॉलर की कीमत ज़्यादा ऊपर जाने दी और ना ही आटा और घी की कीमतें बढ़ने दी। तो अब बात यह कि पूरी दुनिया के अंदर एक महंगाई का इशू है, कुछ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। आप पूरी दुनिया में जाकर यूरोप में देख लें, दूसरे मुल्कों में देख लें, तो हर जगह मसाइल है। हमारा यहाँ जो मसाइल हुआ इसके साथ हमारे मुल्क के साथ देखो, मैं तो ये अर्ज करता हूँ ना, खिलवाड़ हुआ है कि अदलिया पिछले दौर में आपके सामने उन्होंने क्या किरदार अदा किया। एक हुकूमत को नवाज शरीफ को उठा के एक तरफ फेंका, पनामा में उन्होंने मुकदमा किया उनके ऊपर, पनामा को छोड़ के वहां कुछ नहीं मिला, जाके अकामा में पकड़ के उनको बाहर निकाल दिया। अदलिया का किरदार था, मतलब ये कितनी बड़ी सर आपके हक में फैसला हो तो फैसले आप करें। नहीं, आप समझते हैं आप लोगों के हक में फैसला बेहतर हो जाए तो अदलिया बहुत अच्छी है। नहीं, मैं नहीं कहता, हमारे हक में क्यों, फैसला मेरिट भी होना चाहिए। कोई भी आदल जज आगे जज जो भी आए अदल करे, फैसला करे, ना कि वो बाइस हो जाए। जब ये सोच ले, देखें साकिब निसार साहब ने मतलब मुंह बैठ किया, मैं फलाने को निकाल दूंगा, उनकी वीडियो चल रही है सर, जजेस की तो अदालत में बैठ के उन्होंने बयान किया, मैं फलां को इस तरह नायल कर दूंगा, फलां को मैं इस तरह कर दूंगा। उन्होंने एक पूरी प्लानिंग के साथ फैज हमीद साहब ने उन्होंने बैठ के प्लानिंग की नवाज शरीफ को निकाल। और शौकत सदीकी क्या कसूर था इस्लामाबाद के जज का कि उसको निकाला गया, कि उसको ये कहा गया कि जनाब आपने नवाज शरीफ को खत्म निकालना, उन्होंने कहा मैं मेरिट पे करूंगा, उन्हें मेरिट पे करेगा, हमारे तो 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उसको निकाला गया, उसको मतलब जज से खत्म किया गया। आज तक वो बेचारा किसी चीज की सजा भुगत रहा है कि उसने कहा जी मैं तो मेरिट पे काम करना। सर हम तो पूछते हैं कि जब आपके दौरे हुकूमत में हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर इलाज के हवाले से आज भी हम इन्हीं चीज़ों को देख रहे हैं। अब मैं कल की बात बताती हूँ, मुझे क्योंकि थोड़ी सी मैं बीमार हूँ, तो मेरी कफ का अभी बहुत ज़्यादा मसला है, तो मैं कफ सिरप लेने गई और वो 600 का सिर्फ कफ सिरप था। तो मैं ये हैरान हूँ कि अब तो कैटेगरीज आ गई हैं कि आपने सिरप में भी आपको जो है वो उसमें भी आपको किस तरह की दवाई जो है वो कितनी महंगी आपको मिल रही है।
आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं, आपका इलाज कितना महंगा हो गया, आपकी एजुकेशन कितनी महंगी हो गई, आपकी बेसिक जो नीड्स हैं वो ही आपको मुयसर नहीं है। तो मुझे बताएं कि आप सिर्फ इन 4 सालों को, हर बंदा जो भी आता है वो इन 4 सालों को पकड़ता है कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से बात करते हैं। जो पिछले दौरे हुकूमत रहा, जो आप लोगों की हुकूमत रही, उस हवाले से तो कोई चीजें हमें नजर नहीं आती। अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आप देख लें, कितने प्रोजेक्ट यहाँ पर, कितने हॉस्पिटल्स बनाए गए, कितना उस पर काम किया गया। एक निश्तर इमरजेंसी में आप जाएं और वहाँ देखें लोगों के क्या क्या हालात हैं। निश्तर का जो बनाया, अपग्रेड किया, यहाँ शहबाज शरीफ अस्पताल बनाया, वुमेन अस्पताल बनाया, चिल्ड्रन अस्पताल बनाया, नवाज शरीफ ने बनाया ना। उसके बाद इमरान खान ने बताया आपने कौन सा अस्पताल बनाया पाकिस्तान में बनाया, कोई नाम ले लें। शराय शौकत खानम के वो अपने अस्पताल को 3 साढ़े 3 साल तो चले लगा दे, उन्होंने कुछ भी ना किया। दूसरी बात ये देखिए, मैं आज कर रहा हूँ, अब आप दवाई की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें, हम भी कसूरवार हैं, हमारी हुकूमत भी कसूरवार होगी इसमें। बहुत सारी चीजें डॉक्टर मुख्तलिफ कंपनियों के फार्मूले लिखते हैं, फार्मूला दुनिया में कहीं जाए फार्मूला लिखते हैं, दवाई का नाम नहीं लिखते। अभी वो साहब ने एक्शन लिया, वही कप सिर्फ आपको 60 रुपए का मिल जाएगा मार्केट में, मैं उसी फार्मूले का आपको 60 रुपए का ला देता हूँ। अगर आपको किसी ने लिख के दियागा वो जान के महंगी क्यों करें, उसमें कमीशन मिलना है। ये बहुत बड़ा एक अलमी है जिसके ऊपर होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ उस तबके का, हमारे तबके के लोग, निचले तबके के लोग ऊपर नहीं आएंगे, उन्हें पता नहीं। अमीर आदमी को 1000 रुपए का कप सिर्फ लिख दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करप्शन की बात, 60 रुपए का कप सिर्फ हम लेंगे, मैं कहता हूँ मिल जाएगा मार्केट में, क्योंकि वहां दुनिया में बैठा हर फार्मेसी के ऊपर एक फार्मासिस्ट बैठा होता है, जिन्होंने भी वो वहां फार्मूला आता है, वो बाद दफा बता देता है ये दवाई ठीक नहीं है, इस फार्मूले की ये दवाई आप ले लें। लेकिन हमारे यहाँ के डॉक्टर को आप 2000 फीस भी देंगे और वो उसी कंपनी का आपको मेडिसिन लिख के देगा, फलां कंपनी से लेना, फलां स्टोर से आपको। तो चेक एंड बैलेंस की किसका काम था, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुमताज साहब है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? ये दोनों हजरात से पूछना है, एक तो ये किस्म जो अशोक बीमारी हो गई है, इसके बारे में ये इंजेक्शन, गलत इंजेक्शन क्यों आए हैं यहाँ पे मुल्तान में? मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो स्कूल जा रहे हैं, तो उनको भी मतलब छुट्टियां देनी पड़ रही हैं। दूसरा इन हजरात से मैंने पूछना है कि पीपल्स पार्टी और नॉन लीग, माशाल्लाह मैं खुद मतलब पीपल्स पार्टी नॉन लीग का ही वर्कर रहा हूँ। इतने साल गुजर गए, ये जो मुल्तान में महंगाई है, ये कभी इन्होंने रेट लिस्ट वगैरह कभी चेक किए हैं हजरात दोनों ने कि ये जो अभी मतलब रेट लिस्ट पे ये चीजें हैं और वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? ये डबल फाटक पे चले जाएं, कैंट के एरिया में चले जाएं, गार्डन टाउन चले जाएं, इन दोनों हजरात से ये काम नहीं बनता है कि ये रेट लिस्ट भी जरा चेक कर लें, अपने मतलब गरीब आवाम के लिए भी सोचे हैं। अभी तो इनको सिर्फ ये पड़ी हुई है कि मैंने पीपल्स पार्टी की चीज लेनी है और मैंने नॉन लीग की लेनी है। इन दोनों ने तो, मियाँ साहब तो एक दिन के लिए आए थे, फिर लंदन चले गए। ये 20-20 लाख रुपए खर्चा, ये कौन करेगा इनके पूरे? मतलब गरीब आवाम को बड़ी टेक्स पड़ रहा है ना। मैं खुद मतलब एक कैंट के अंदर बैठा हुआ हूँ, गरीब बंदा हूँ, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि ये क्या किया है इन दोनों ने। चलो इमरान खान को मानते हैं, महंगाई इमरान खान के ऊपर डाल दे, उसको तो जेल में डाला हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपका सवाल हमें समझ आ गया, क्योंकि हर बंदा वही बात आ जाती है कि हर बंदे की इस टाइम जो परेशानी है वो ये है कि एक महंगाई है, बीमारियां बहुत सारी आ गई, और फिर जिस तरह का इलाज किया जा रहा है और यहाँ पर उस तरीके से फैसिलिटीज नहीं है, तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं इन तमाम चीजों को लेकर। जी बिल्कुल आपकी बजाय बात है, मैं ये कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि कितना दुनिया में इस वक्त भी आप सर्वे करवा लें, इलाज के लिए यूरोप में लोग जाएं, कहीं बाहर जाएं, सबसे सस्ता इलाज पाकिस्तान में इस वक्त भी। आप हमारे जितने अजीज हैं, वो कई आते हैं, वो दांत निकलवाने के लिए वो 6-6 महीने इंतजार करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान में आया निकलवाएंगे, वहाँ कई हजार $1000 लग जाते हैं उनके। देखें ना, मैं बात कर रहा हूँ उसके बावजूद हमारे हर कौन करते, हम मिन हैसल कौम करप्ट हो चुके हैं। देखना हर बंदा बीमार हो जाए थोड़े से तो वो भी बाहर जाते हैं इलाज कराने। नहीं, अमीर आदमी और गरीब आदमी ये अभी आप में हम बात करें कि उन्होंने हॉस्पिटल्स बनाया, अगर उन्होंने काम किया। सवाल का जवाब मैं आज कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल दूसरी बात करना है, या तो उनके सवाल का जवाब दूं या फिर मैं आपकी बात। आप उस बात पे आ ही नहीं रहे ना, मैं तो कर जवाब ही नहीं दे रहे। जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं खामोश तो नहीं बैठा हुआ या जवाब नहीं दे रहा हूँ, मैं उसी बात को अर्ज कर रहा हूँ ना। आप जितने हमारे एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, हर देहात में अस्पताल बना हुआ है। अलमिया हमारे मुल्क का ये है कि कोई ईमानदार अफसर नहीं आते हैं तो उनको हटा दिया जाता है, उसमें सारे जिम्मेदार, चाहे वो सिफारिश की वजह से हो
क्या किस वजह से? थानों के कल्चर में आप ये देखें, हर वहां पे लोग इलाज कराने नहीं जाते, वो निश्चित आएंगे या वो प्राइवेट अस्पताल जाएंगे। पहले तरजीह अगर उनके पास अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे। वजह क्या कि वो डॉक्टर रात देहात में भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं देते। सर देहातों पे तो उन्होंने जानवर बांधे हुए होते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जानवर जी, मैं कह रहा हूँ, देखो ना, वो अब जिले का अफसर अब वहां बाग नवाज शरीफ में तो नहीं बैठना होता, ये डीसी की जिम्मेदारी होती है कि वो कंट्रोल करे, या जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि बाकी वो डॉक्टर साहब वहां अपने मौजे के अंदर जहां यूनियन काउंसिल में अस्पताल बना है वहां वो बेड ड्यूटी दे रहे हैं नहीं दे रहे, मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे होते हैं, घर क्लिनिक अलग खोले होते हैं। ये बहुत सारी चीजें कंट्रोल करने की हैं, और जब तक ये लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम प्लस ये अवामी नुमाइंदे, मैं बार बार ये अर्ज करता हूँ कि हमें अवामी नुमाइंदे पार्टियों को भी चाहिए कि उन लोगों को सामने लेके आएँ जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो गरीब के नुमाइंदे हैं, बजाय कि उन्हीं जागीरदारों को, उन्हीं सरमायादारों को टिकट दें जो सिर्फ गरीब का नाम लेते हैं और नाम लेकर वोट लेते हैं। तो जब तक ये वर्कर ऊपर नहीं आएगा, वर्कर को अहमियत नहीं दी जाएगी, ये सोचते हैं ना पैसा वाला बंदा होना चाहिए, ये जरूरी है भी। अवाम तो ये चाहती है कि हमारा वो नुमाइंदा आए जिसने दुख और दर्द पहले भोगा हो। अच्छा, ये भी तो कहा जाता है कि सियासत जो है वो शरीफ आदमी का काम ही नहीं है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? ये कल्चर क्यों कायम किया गया? ये कल्चर इसीलिए बना दिया गया। आजकल के बच्चे जो हैं वो सियासत से बहुत दूर भागते हैं अगर बात की जाए। बिल्कुल, इसी वजह से कि यहाँ हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म है। अब तक जनूबी पंजाब में अगर कोई सामने बोलेगा तो उसको पकड़ के थाने में कोई केस बनवा देंगे, कोई भैंस चोरी का केस बनवा देंगे, या उसकी भैंस ही खोल लेंगे, खुलवा देंगे, या उसकी चोरी करवा देंगे, या उसको किसी मुकदमे में नाजायज फंसा दे। मतलब या आप बोलें वापडा के खिलाफ बोलें, किसी महकमे के खिलाफ बोलें, वो महकमे वाला आपके ऊपर ही कोई चोरी का मुकदमा बना दे। निजाम को तो चेंज ये बिल्कुल चेंज जब ही होना है, हमारा जमहूरी निज़ाम मुसलसल चलता रहे। एक तसलसल जब तक नहीं आएगा तो तोड़ दी जाएगी बीच में से कंटिन्यूटी, आप उसके बाद मार्शल आ जाए, कोई और हुकूमत आ जाए, या पीछे से कोई और हुकूमत करे। अब ये भी चीज़ें हमारे यहाँ कंप्रोमाइज बहुत होता है ना, जब तक सियासतदान कंप्रोमाइज से निकल कर अवाम कंप्रोमाइज ना देखे, ये देखे कि सही जमहूरी निज़ाम होना चाहिए कि हम तो कंप्रोमाइज करते हैं, मेरी जज से बात हो गई है, मेरी ये मतलब देखा ना, आप छोटी सी बात मिसाल है, अभी आपको कोई काम हो कहीं वापडा में, कहीं थाने में, किसी जगह से, आप पहले की सिफारिश ढूंढते हैं, वहाँ आपको कोई वाकिफ है? सर यही बात है ना, जाना चाहिए कि डायरेक्ट मैं जाऊं और मेरा काम एक बंदे को आज एक आम बंदे की तो सुनवाई ही नहीं होती जब तक उसके पास सिफारिश ना हो, या फिर उसके पास अच्छा खासा पैसा हो। बहुत बड़ा लैप्स ये तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, इसके हवाले से भी जानेंगे, और साथ साथ जिस तरह मैंने जुनैद से बात की थी, चले इस पे मजीद भी इस स्टोरी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जुनैद, पीपल्स पार्टी के हवाले से बात कर लेते हैं। उनके जो टिकट होल्डर उम्मीदवारान हैं, जो उनको 15 दिन में जो है शॉर्ट लिस्ट करने का ऐलान कर दिया, इस हवाले से बताइएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो जनवरी में आम इंतखाबात कराने का जो ऐलान किया है, उसके बाद जो है तमाम सियासी जमातें जो है वो मुतहरिक है, अपने टिकट उम्मीदवारान पर गौर कर रही हैं और वो उनको शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से भी जो है वो 15 रोज़ के अंदर जो है ऐलान किया गया है कि अपने वो टिकट होल्डर्स को जो है वो शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, और ख़ास तौर पर जो 3 नाम है वो हर हल्के से उनकी जानिब से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जिसको उसके बाद जो है वो पार्टी मरकज़ी क़यादत तक उन नामों को पहुँचाया जाएगा और उनमें से जो किसी को टिकट जारी किए जाएंगे। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून भी जो अपने उम्मीदवारान हैं उनको शॉर्ट लिस्ट कर रही है, और उनको भी जो है वो जो पार्टी क़यादत तक जो है उनके नामों को पहुँचाएगी। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के हवाले से बात की जाए तो अवैस लगारी हों, अब्दुर्रहमान कांजू हों, शेख तारिक हों, इस टाइप के जो पार्टी क़यादत है वो अब यकीनी तौर पर 21 अक्टूबर के बाद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के बाद इसी किस्म का जो है लाएमल तैयार करेगी और अपने जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं उनके नामों को शॉर्ट लिस्ट करेगी। और उसके बाद जो है वो चूँकि अभी परसों असल बड़ा अहम दिन होगा, क्योंकि परसों जो है वो हल्का बंदियों की जो लिस्ट है वो आवेज़ा की जाएगी, तो उससे ज़रा बहुत सी चीज़ें क्लैरिफाई होंगी कि कौन किस हल्के में कौन कितना मजबूत है, और पार्टी जो है वो किसको किस हल्के में कितना मजबूत देखती है और किसको किस तरह वो टिकट जारी करती है। तो ये परसों का दिन जो है वो परसों कल का दिन जो है वो बड़ा 27 का जो दिन है, 27 सितंबर का दिन, वो बड़ा अहमियत का हामिल है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब ये लिस्टें अवेज़ा हो जाएंगी तो उसके बाद जो है सियासी जो पार्टी के अंदर जो सियासी जो टिकट्स के मामले हैं उनको जो है वो तेज़ी देखने में उनके अंदर आएगी। सही।
अच्छा, आप भी समझते हैं कि नवाज शरीफ सब आएंगे तो फिर वही डिसाइड करेंगे कि जो है किसको टिकट देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए? जी, बहुत सारी तो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं पार्टी के अंदर चीज़ें। सही। तो ज़ाहिर है फाइनल अथॉरिटी में नवाज शरीफ साहब में, अब तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब चीज़ इलेक्ट्रिकल मीडिया और चीज़ें, मीडिया फास्ट हो गया है, हर एक चीज़ उनके नॉलेज में है। हाँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कर रखी हैं, बाकी जो रहते हैं वो नवाज शरीफ मुशावरत के बाद इंशाल्लाह पार्टी फाइनल करेगी। सही है। अच्छा, अभी क्या एक्टिविटी चल रही हैं? अभी तो सिर्फ उनके इस्तकबाल की तैयारियां ही चल रही हैं या इलेक्शंस की भी साथ साथ तैयारियां चल रही हैं? जी, हम ये समझते हैं कि हमारा ये भी इलेक्शन कैंपेन ही है कि हमारे हल्के में जा रहे हैं, अपने पूरे हल्के में लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं, लोगों के अंदर ये शऊर उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी तारीख है, उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हुई है और इंशाअल्लाह जो मुल्की हालात चल रहे हैं जो आप भी समझते हैं, सब समझते हैं, और इंशाअल्लाह अब वो ऑप्शन सिर्फ इस वक्त अल्लाह के बाद, अल्लाह ने करना सब कुछ हो तो मालिक जो चाहता है। अच्छा, आप अपने हल्के में क्या मसाइल देखते हैं? वैसे तो अभी हम देखें जनूबी पंजाब में तो बहुत ज्यादा मसाइल है, इसमें सबसे बड़ा मसला तो पानी का इस टाइम बहुत ज्यादा चल रहा है कि पानी भी साफ पानी पीने को मुयसर नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। क्या कहेंगे? रोड्स का भी बहुत बुरा हाल है। देखें, मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में हर देहात के अंदर साफ पानी के प्लांट लगाए गए। चंद ऐसी जगह होगी जहाँ साफ पानी के प्लांट न लगे हों, जहाँ साफ पानी मिल रहा है। सर, प्लांट तो लगाए गए लेकिन वो कभी आज तक वो चले ही नहीं है, बहुत सारे तो बंद ही पड़े हुए हैं। बस ये देखो ना, कुछ लोग, हम काफ़ी सारे लोग अपनी मदद के तहत भी इसका बिजली का बिल अदा कर रहे हैं और उनको चला रहे हैं, अक्सरियत जगह चल रहे हैं, और कुछ कई जगह जब बाकी आपकी बात भी दुरुस्त होगी कि बंद भी पड़े होंगे, आपको ज़्यादा क्योंकि रिपोर्ट आती हैं। और ये सबसे ज़्यादा जो मसला है गरीब का, यही मसला सबसे बड़ा रोज़गार का मसला है, महंगाई का मसला उनका बेशक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो आवाम परेशान तो ज़रूर हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हमारे यहाँ जब अब 60 साल करीब हमारी उम्र हो गई है, तो कुछ दौर तो हमने ये नहीं देखा वो कहते महंगाई नहीं। हमारे उस्ताद होते थे, वो कहते थे मेरी तनख्वाह 22 रुपये थी और 16 रुपये का सराब साइकिल आता था, मैं 6 महीने तक साइकिल नहीं खरीद सका। तो मतलब हर आज से 60 साल पहले भी यही बात, 70 साल पहले भी लोग ये कहते थे महंगाई हर दौर में होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, हमारा जो लाइफ स्टाइल था आज से 40 साल पहले कुछ और था, आज लाइफ स्टाइल देखें डिफरेंट है ना। अपने हमारे अखराजात भी तो बहुत ज़्यादा साथ बढ़ गए हैं। अब इसी तरह हम कहते हैं एक सूट में गुजारा कर लेते थे, स्कूल से आए, कॉलेज से आए, वर्दी तब्दील कर ली, दूसरा पूरा हफ्ता ही वो पहनते थे। अब रोजाना इस्त्री ना करें, कुदरती तौर पर जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है उनके जिस्म से बोआना शुरू हो गई, रोजाना नहाए ना, रोजाना कपड़े ना चेंज करें। ये सारी चीजें वक्त के साथ हो गई, ये इश्यूज हैं। लाइफस्टाइल चेंज होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके अखराजात भी बढ़ते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह अभी महंगाई बढ़ी है उसने काफी लोगों को परेशान कर दिया। मिडिल क्लास जो है वो तो बिल्कुल ही इस टाइम पिस के रह चुकी है। सबसे ज्यादा वाकई मिडिल क्लास जो है ना बहुत ज्यादा मुतासिर हुई है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ रहे। कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? मेरा मैसेज यही है कि हमें एक कौम बनने की जरूरत है, हमें मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें अपनी ज़ात के साथ पहले नंबर पर यह सोचना है कि मैंने अपने साथ इंसाफ करना है, मैं करप्शन ना करूं, मैं करूंगा तो मेरे से दूसरा भी वो करेगा। कि हम मुल्क अपने मुल्क के लिए जो आज मिसालें दीन इस्लाम की यूरोप के अंदर या चाइना के अंदर दूसरी जगह दी जा रही हैं कि वो जनाब बहुत ईमानदार मुल्क हैं, तो हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को यूरोप में कहीं चले जाएं, दुबई में चले जाएं, वो उनके ऊपर डिफॉल्ट का लगा होता है कि ये पाकिस्तानी, तो हमें कौम बनना चाहिए, ईमानदार कौम बनना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। जुनैद आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एटेन में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी मलिक वकास हमीद, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ ही एजुकेशनल हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फहद मिर्जा, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरजे हैं, रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। आज बड़े अरसे बाद हमारे साथ शो में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फहद ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, फहद से तो बातें होंगी इनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से, इनके शोज़ के हवाले से, रेडियो पाकिस्तान के हवाले से बात होगी। और आज हम मलिक वकास साहब से बात करेंगे। एक तो इस टाइम जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको क्या क्या मसाइल हैं,
उनको मोटिवेशन की कितनी ज़रूरत है, साथ साथ एजुकेशन के हवाले से उनके क्या क्या मसाइल हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क से बहुत तेज़ी से जितने भी हमारे नौजवान हैं वो मूव करना चाह रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर इंसान ये चाह रहा होता है कि बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाए, लेकिन अभी पाकिस्तान में रहकर हम क्या कर सकते हैं, इस तरह जो हमारे मसाइल चल रहे हैं उनको कैसे फेस कर सकते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो आज इनसे कुछ टिप्स जानेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे वकास, इस टाइम जो हम देख रहे हैं हमारी नौजवान बहुत ज़्यादा मूव करना चाह रही है और हर बंदे की इस टाइम बहुत ज़्यादा कोशिश है। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा, बाहर के ममालिक ने भी जब इस तरह के मसाइल हों पाकिस्तान के स्पेशली, तो बाहर के ममालिक भी अपने दरवाजे खोल देते हैं कि वेलकम करते हैं बड़ी खुश दिली से, वरना तो हम देखें तो बड़ा मुश्किल होता है कि बाहर के ममालिक जाना। जी बिल्कुल, आजकल जो सूरत हाल चल रही है और मुल्क की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से बहुत पूरा माशरा जो है ना वो बेयकीनी की सूरत हाल से दो चार है। और दूसरा ये है कि उसमें क्या कहते हैं, स्पेशली हमारी यूथ का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स है हमारे पास, पाकिस्तान के पास। और यकीन माने कि ये बहुत टैलेंटेड और बहुत ही इनके रिजिलियंट यूथ है कि किसी भी डिफ़िकल्टी को ईज़िली मीन के उसको रिजिलियंट कर लेते हैं और मीन के उससे निकल जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि यहाँ पे कोई स्पेशल प्रोग्राम्स नहीं लॉन्च किए गए यूथ के लिए, यूथ को मोटिवेट करें और यूथ की काउंसलिंग होनी चाहिए, करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो है ना एक फ्रस्ट्रेशन से निकल के ना एक अच्छी सिलेक्शन करें करियर की। और बाहर जो है ना, अब देखें बाहर तो ये ब्रेन ट्रेनिंग जो है ये उस वक्त होती है जब आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, तो अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग चले जाते हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, जो मीन के क्रीम है जो स्टूडेंट्स की, वो डेफिनेटली आप 100 में से 99% लोग बाहर जाना चाहते हैं, तो उनको हमें अपने मुल्क में यूटिलाइज करना चाहिए। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, और तमाम स्टेक होल्डर्स को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि हम कोई अपने इतना बड़ा इन्फ्लक्स हमारे पास है कि यूथ को हम एज अ ह्यूमन रिसोर्स देखें, तो हमारे लिए ये मीन के हर रिसोर्स से बहुत बड़ा रिसोर्स है। मीन के ये अगर इनको हम एक्सपर्टीज दे दें, हम इनको प्रॉपर प्रैक्टिकल एजुकेशन दे दें, तो उसके बाद आप सिंगापुर को देखें, क्या था, उसके पास कुछ भी नहीं है। क्या है कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को एजुकेट किया, एक्सपर्टीज दी, एक्सपर्टीज के बाद वो आज लीडिंग इकोनॉमीज में हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है और इसको यूटिलाइज करना चाहिए, और इसको स्पेशली यूथ को जो है ना फोकस करना चाहिए। कोई पॉलिसी होनी चाहिए, उसके ऊपर उनकी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, उनकी मोटिवेशन होनी चाहिए। आज तो मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे ऑनलाइन इनकम, तो बहुत ज़्यादा, जिस तरह ऑनलाइन के हवाले से हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान भी, स्पेशली बच्चों का भी, इवन के चाहे वो मैट्रिक के हैं चाहे वो 9th के हैं, टीनेजर्स जो हैं वो भी उनका रुझान भी इस तरफ आ गया है कि वो जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी भी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी मेरे ख्याल में जो एजुकेशन है, जो हमारा तालीमी मयार है, उसको भी बड़ी ज़रूरत है बेहतर होने की। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ये तो बुनियादी मसला है हमारा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर बच्चा सही से ट्रेंड होगा, अच्छे तरीके से उसकी मीन के गाइडलाइन किया हुआ होगा, उसको मीन के उसकी रहनुमाई प्रॉपर होगी, और स्कूलिंग में प्रॉपर काउंसलिंग होती है बच्चे की, ठीक है ना, कि उसने क्या बनना है, आगे क्या करना है, गोल सेट, वो बच्चा कॉलेज तक भी पहुंच जाए तो कंफ्यूज ही रहता है कि उसने एक्चुअली करना क्या है। ऑफ कोर्स ये हमारे कंट्रीज का इशू है, ये पाकिस्तान जैसे ममालिक जो है यहाँ पे इशू है। वरना आप चले जाएं यूरोप में या डेवलप्ड कंट्रीज में, तो वो दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर फ्यूचर। वो मैट्रिक के बाद उनको पता होना कि मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने लॉयर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है। तो हमारा बच्चा, इवन मैंने आपको मैं कहता हूँ
कि यहाँ पे PhD करके भी ना लोगों को पता नहीं होता कि करना क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे 40-40 साल के बच्चे जो हैं उनको बच्चे कहा जाता है, और वो 40 साल के बच्चे मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हुए, ठीक है ना। हमारे यहाँ थोड़ा कल्चर भी तो है ना, पेरेंट्स का भी। बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो PhD होल्डर्स हैं और स्टिल वो अपने पेरेंट्स से पैसे ले रहे हैं मंथली, जो है ना वो उनसे उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं फाइनेंशियली। तो मीन के उसमें मसला क्या है? मसला यूथ का नहीं है, मसला सिस्टम का है। हमें शुरू से ट्रेन नहीं किया जाता। आप यूरोप के बच्चे को देखिए, उसके बाद बैठने के बाद वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, अर्निंग पे आ जाता है वेरी सून, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जितना जल्दी आ जाएंगे उतना जल्दी आप अर्न करना शुरू कर देंगे। और जब मैं हमेशा कहता होता हूँ, व्हेन यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, यू आर मेंटली इंडिपेंडेंट, यू आर फिजिकली इंडिपेंडेंट। यही बात है, फाइनेंशियली आपका जो है स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। मतलब अगर आप खुद कमाते हैं तो आप बड़े रिलैक्स होते हैं। आप खुद कमाते हैं, मैट्रिक के बाद अगर आप खुद अर्निंग जनरेट कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज पेरेंट्स बैठे हैं, उन्होंने कहना है आपने इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। अच्छा, ये हमारे यहाँ तो ये बहुत ज्यादा है ना कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि जो माँ बाप, ये अच्छा बुराई भी नहीं है, लेकिन समटाइम आप बच्चों को भी देखें ना कि वो इस पे पूरा उतर सकते हैं भी या नहीं उतर सकते। अच्छा, फहद से भी जानते हैं, फहद क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या हो रहा है लाइफ में? पहले शायद मैं जब आया था मैंने आपको बताया था कि मेरा गाना आने वाला है। हाँ, सिंगिंग भी साथ साथ चल रही थी। बिल्कुल। लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको अपना गाना भी मैंने सुनाया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा सिंगिंग से थोड़ा दिल उठ गया था। क्यों? क्योंकि यू नो कि हमारी कंट्री के जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, घर के हालात भी देखने होते हैं। तो यू नो जैसे सर ने बात की, हजारों ख्वाहिशें जो है ना वो आपको मारनी पड़ती है जब आप ओवरऑल। जैसे अभी सर ने बात की कि मैट्रिक के बाद हमें खुद पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है, हमारा ट्रेड क्या है। जब तक हमें हमारा ट्रेड नहीं पता होगा, गोल नहीं पता होगा, तब तक शायद हम ऐसे ही यहाँ वहाँ भटकते फिरेंगे, ऐसे डबल माइंडेड हो जाते हैं हम लोग। एक चीज हम देखते हैं कि यार मुझे ये करना है, अचानक ही बस कोई दूसरा दोस्त आके हमें कह देता नहीं यार वो काम अच्छा है, वहां पर चलते हैं, वहां से अच्छी अर्निंग है। तो इस तरह का भी थोड़ा बहुत कुछ देखने को मिलता है। वैसे अगर देखें, मैं पहले गाने गाता था, गाने के बाद फिर मैंने गाने तो अब स्किप कर दिए हैं, बस अब FM पर हैं और इसके अलावा जॉब कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मेरा झुमका भी गिर गया आपकी उस बात से। अच्छा, अभी आप क्या देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं, स्पेशली जिस तरह हम बात भी कर रहे थे, अभी बहुत कुछ करने को है। वैसे आपका तो नहीं इरादा यहाँ से मूव करने का? नहीं, देखिए मैं अब अपने घर में ही अपना सेटअप लगाने जा रहा हूँ, सोशल मीडिया पर वर्क करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और वहाँ पर अर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ की निस्बत अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप कोई ऑनलाइन वर्क करें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। घर बैठकर आप अगर सिर्फ 2 घंटे दें, मुश्किल वक्त हर बंदे की जिंदगी में आता है, हर इंसान की जिंदगी में आता है मैडम। अब देखें, जब तक इंसान मुश्किल वक्त फेस नहीं करेगा तब तक उसको आइडिया नहीं होगा। अगर इंसान को मंजिल ना भी मिले ना तो रास्ते इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि यार नहीं, जब इंसान अपनी मंजिल के, अपने ट्रेड के, अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है ना, तब वो अपनी जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, अगर 80% वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो 5% पे आ जाता है। वो कहता है अब तो मैं पहुंच गया हूँ। तो कुछ मनाजिर ऐसे भी होते हैं जो हमें पास से बिल्कुल नजर नहीं आते, उन्हें देखने के लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो यूथ जो है वो अक्सर ऐसे होता है। मैंने बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त फेस किए क्योंकि हमारे घर के माली हालात कुछ इस तरह के थे कि मैंने 5वीं क्लास से ही मैंने काम करने मैंने स्टार्ट कर दिया था। बस घर के हालात को देखकर मैं खुद काम करता था, पापड़ तक बेचता था मैं रोड पर बैठकर। तो वर्क करता करता, मेहनत करता करता बहुत से स्पीड ब्रेकर आए लाइफ में, बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ बर्दाश्त किया। लेकिन वालिदैन की दुआएं इतनी साथ थी, पेरेंट्स की दुआएं, बड़ों की दुआएं इतनी साथ थी। मेहनत करता गया, स्पीड ब्रेकर भी आए, बहुत कुछ सीखा उनसे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से एज ए RJ जॉब कर रहा हूँ रेडियो पर, और लाखों लोग वहां पर बैठकर सुनते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं।
अच्छा, ये जो जर्नी होती है ना इंसान की, जो इंसान ने एक मुश्किल वक्त काटा हुआ होता है, फिर जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तो अपनी उस तमाम चीज़ों को जहन नशीन रखते हुए एक तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, और फिर उसको वो तमाम चीज़ें हर मोड़ पर जो है वो याद रहती हैं और उसको सिखाती हैं। ये जिंदगी का ना एक बहुत बड़ा मोड़ होता है। जिसने मुश्किलात काटी हुई होती है उसको पता होता है हर चीज़ की अहमियत का, वैल्यू का। तो अगर जिसको सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाए ना, उसको उस चीज़ की कदर भी नहीं होती और वो शायद उन चीज़ों को उस तरीके से समझ भी नहीं सकता कि एक्चुअली मुश्किलात होती क्या है। तो इस हवाले से मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन, चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। शकील सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शकील से जानते हैं आज मार्केट में सब्जियों और फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए मुल्तान शहर की सब्जी और फलों की मार्केट में आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल की, तो गुज़श्ता एक हफ्ता जो है वो सब्जियों और फलों की मार्केट पर काफ़ी भारी रहा है। जहां सरकारी कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा था, उसी तरह आम मार्केट में भी काफ़ी इजाफा देखने को मिला है। अगर बात करें सब्जियों में अदरक की, अदरक जो एक हफ्ता कबल सरकार की जारी करदा जो लिस्ट है उसमें 834 पर मुकर्रर की जाती रही है, 900 तक पहुंची, लेकिन आज जो है उसने शहरियों को हैरान ही कर दिया है, 1020 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दी गई है। और अगर इसके आम मार्केट के रेट्स को देखें तो वो भी आम शहरी की पहुंच से दूर नजर आते हैं, 1200 रुपये फी किलो हो गई है। इसी तरह लहसन की परवाज भी जारी है। लहसन सरकारी कीमत में 460 रुपये तक पहुंच गया है, आम मार्केट में 600 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। इसी तरह मटर जो है वो आम मार्केट में 320, टिंडा जो है 240, इसके साथ गोभी 200 रुपये फी किलो, शिमला मिर्च और अरवी जो है वो 160, जबकि टमाटर और हरी मिर्च जो है वो 100 से 120 रुपये फी किलो। इसके साथ आलू की बात करें तो 80 से 100 रुपये फी किलो के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब है। जो मौसमी सब्जियां हैं उनकी कीमतों को अगर कंपेयर किया जाए सरकारी कीमतों के साथ, तो 10 से 20 रुपये का फ़र्क जो है वो अभी भी बरकरार है। इसी तरह अगर फलों की तरफ जाएं तो फलों में अंगूर महंगा हुआ है, सेब महंगा हुआ है। अंगूर सुंदरखानी अंगूर 600 रुपये फी किलो तक पहुंच गया है, 400 रुपये फी किलो में भी दस्तयाब है, लेकिन वो मिठास के हवाले से थोड़ी उसकी क्वालिटी जो है वो लो नज़र आती है। गोला अंगूर उसका जो नाम रखा जाता है मार्केट में, वो 400 रुपये फी किलो में भी फरोख्त है। लेकिन बाहर से मंगवाया जाने वाला जो अंगूर है वो 800 रुपये फी किलो तक भी फरोख्त हो रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ क्वालिटी और मुख्तलिफ अक़साम के हवाले से अनार और सेब की कीमतें मुख्तलिफ हैं। अनार जो है वो कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त हो रहा है। और इसी तरह सेब जो है वो कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 320 तक फरोख्त हो रहा है। सेब की सरकारी कीमतें वो भी मुख्तलिफ हैं। सेब की सरकारी कीमत कम से कम 108, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 244 रुपये मुकर्रर की गई है। इसमें काला कुल्लू सेब आ जाता है, उसकी भी अव्वल दोइम सोइम अक़साम है। उसके साथ गाजा सेब आ जाता है, उसकी भी अव्वल और दोइम अक़साम है, तो फिर उसके हवाले से रेट्स भी मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरह आड़ू 248 रुपये सरकारी कीमत में, मार्केट में भी इसी रेट पर फरोख्त हो रहा है। सरकारी कीमत में केला कम से कम 80, ज़्यादा से ज़्यादा 140 रुपये दर्जन के हिसाब से मार्केट में भी उसी रेट पर फरोख्त हो रहा है। तो फलों की जो कीमतें हैं उसमें सिर्फ अंगूर है जो सरकारी और मार्केट की कीमतों के दरमियान फ़र्क है। बाकी तमाम फल जो हैं वो फिर भी सरकारी और मार्केट की कीमतें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपस में बराबर हैं। लेकिन सब्जियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। सरकारी और आम मार्केट की जो रेट्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा एक फ़र्क मौजूद है। शहरी जो पहले ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा करते थे कि सरकारी कीमतों को लागू करवाएं, वो कम हैं, आम मार्केट जो है वो उन्हें लूट रही है। लेकिन अब सरकारी कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। उसके साथ इधर से सरकारी कीमतों में 10 रुपये का इजाफा होता है, 20 का इजाफा होता है, तो आम मार्केट में 50 से 100 रुपये का इजाफा हो जाता है। शहरी हर तरह से मजबूर हैं महंगे फल और सब्जियां खरीदने पर, और एक अपील ही करते नजर आते हैं, एक मुतालबा ही करते नजर आते हैं कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये मार्केट जो है ये आम शहरी की पहुंच से रोजाना की बुनियाद पर दूर जाती नजर आ रही है। जी बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान आपका। अच्छा, महंगाई के साथ साथ जाहिर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी है, और लोग जो हमारे नौजवान हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अच्छा, हार्ड वर्क से भी ज़रा जो है ना हमारे नौजवान अभी हम देखते हैं वो ज़रा कतराते हैं और शॉर्टकट की तरफ भी जाते हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? जी देखिए, इस हवाले से जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इसके ऊपर काफ़ी काम करना चाहिए, स्पेशली मोटिवेशन देनी चाहिए।
मोटिवेशनल स्पीकर्स होने चाहिए, इवन टीचर की ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, कि वो मोटिवेट करे। क्लास में बैठा हुआ है बच्चा, उसको क्लास में पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर वहाँ पे टीचर प्रेजेंट नहीं है मेंटली, ठीक है, तो बच्चा कैसे होगा, ठीक है ना। मीन के आप टीचर का काम है उसको जाके क्लास में बच्चे को बताएं कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, इस वक्त ट्रेंड्स क्या हैं, आने वाले ट्रेंड्स क्या होंगे और आपने क्या बनना है। मीन के ये बेसिक काम है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो फैमिली से स्टार्ट होता है। पेरेंट्स की भी थोड़ा सा इस हवाले से बड़ा माइंड सेट करने की जरूरत है कि जो बच्चे आपके बनना चाहते हैं उनको मतलब इस आज़ादी तक थोड़ी देरी चाहिए कि वो अपने पसंद के मुताबिक जो है अपना प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकें। मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि बच्चे को आप प्रोफेशन के हवाले से आज़ाद छोड़ दें, ठीक है ना। उसको अंदर से पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। अगर आपने उसको मीन के वो जाना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहते हो, आप उसे डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, तो वो उसकी जो गोल जो होता है ना, गोल ये आपकी फैमिली के साथ ही, आपकी लाइफ के साथ ही चलता है सारी जिंदगी। आपकी ख्वाहिश क्या थी, आप चले के इस फील्ड में गए और वहां पे आप क्या परफॉर्म करेंगे, आप एक डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो जाएंगे। तो एक्चुअली हमने डिसअपॉइंटमेंट से निकालना है सोसाइटी को। अच्छा, मैंने बहुत सारे ऐसे वैसे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो पेरेंट्स की मर्जी के मुताबिक डॉक्टर बन तो जाते हैं, बट उनकी अपनी जो पर्सनली उनकी जो फीलिंग्स होती हैं या इमोशंस होते हैं वो बहुत चेंज होते हैं। और फिर मैंने उनको कभी उस तरीके से मुस्कुराते हुए भी और जिंदगी को एंजॉय करते हुए भी नहीं देखा। ये मेरा बड़ा फर्ज, मेरे क्योंकि अपनी भी फैमिली में बहुत सारे ऐसे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो अक्सर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में यह कि बड़ी जबरदस्ती बहुत ही हेक्टिक लाइफ होती है। बनना कुछ और चाह रहे तो किसी को होता है यार मैं सिंगर बन जाता, या मुझे मीडिया में आने का शौक है तो वो आपको ज्यादा आइडलाइज करते होंगे। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे उनकी अपनी पसंद के मुताबिक उनकी बहुत सारी चीजें, लेकिन वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि पेरेंट्स की ख्वाहिश है तो इसको आगे लेके जाना चाहिए। देखिए, कंप्रोमाइज्ड लाइफ का क्या फायदा। आप सारी जिंदगी, लाइफ एक दफा मिलती है, आप उसमें सारी जिंदगी कंप्रोमाइज्ड रहें कि आपने इस तरह रहना है, इस तरह। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, आपको बना दिया गया, तो सारी लाइफ आपकी उसमें गुजरेगी और आपका प्रोफेशन बन गया, वो लाइफ के साथ चिमट गई। अब आपने जो सोचा था कि मैंने जाके कोई आगे जाके ना कोई एक्टर बनना है या कोई रोल मॉडल बनना है, अब डॉक्टर्स भी रोल मॉडल्स हैं, तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर सबसे बड़ा अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि चाहे आप किसी बच्चे को ज़बरदस्ती आप कोई प्रोफेशन ऑप्ट कराते हैं तो वो उसके लिए सारी जिंदगी टेंशन ही क्रिएट करेगा। उसको उसकी नेचुरल जो परफॉर्मेंस है वो के साथ वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करते ना। आप उसको स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना दें, मीडिया में जाना चाहता है, किसी और अच्छे बिजनेस करना चाहता है, ये इंडिपेंडेंट अपना अर्निंग चाहता है, तो वो आप उसको करने दें और उसमें वो कई गुना आगे चला जाएगा। अगर आपने जबरदस्ती एक काम करा दिया तो वो उसी लाइन पे रेंगता रहेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं प्रोड्यूस करेगा। तो ये है कि क्रिएटिविटी जो बच्चों की है ना उसको देखना चाहिए और उसको निखारना चाहिए, और स्पेशली एट स्कूल लेवल, इवन कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं मिन के पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। हमारी एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। वहाँ पे हमारे VCN प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान साहब, तो उन्होंने बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स लिए हैं और मीन के ये पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी बनी है एंड एमर्जिंग यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे हर रोज़ बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, सेमिनार्स हो रहे होते हैं, अपना प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, मीन के उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की, ठीक है ना, मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट होती है स्टूडेंट्स की। तो आप यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएं तो प्रैक्टिकली वर्क कराएं बच्चों को, वहाँ पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस ले आएँ, उनको करियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ बताएं, उनको मीन के प्रॉपर एक कन्फ्यूजन से और डिसअपॉइंटमेंट से निकालें, ठीक है ना। और आजकल जिस तरह IT का दौर है, इसमें मल्टीपल वेज हैं टू अर्न, ठीक है ना। अर्निंग के हवाले से आप ऑनलाइन अर्निंग में जाएं, बच्चे बैठे हैं टीन एजर, मीन के
2-2, 3-3 लाख रुपया एक आम सी बात है उनके लिए कमाना, टीनेजर्स के लिए। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, जिनके यंगस्टर हैं जो 5 मिलियन प्लस मंथली ले रहे हैं, कमा रहे हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान भी है कि वो वहाँ पर भी आपकी मेहनत है, वहाँ पर भी हाँ आपको जी, काम तो करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। उसके लिए भी अच्छी एजुकेशन आपकी जरूरी है, ताकि आपको पता होना चाहिए। स्किल्स बड़ी मैटर करती हैं, एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स हो आपके पास, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस पे काम किया ही नहीं गया। अभी रिसेंटली इन चीजों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, लेकिन अगर शुरू से ही इन चीजों को देखा जाता और इन पर फोकस किया जाता तो आज जितने बच्चे हमारे परेशान दिखाई देते हैं, कंफ्यूज दिखाई देते हैं, तो शायद ये मसले आज हमारे ना होते। इसमें मजीद हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एयरटेल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा फहद, ये बताओ कि अभी जिस तरह जाहिर सी बात है, अब तो फेसबुक पे भी लाइव आते हैं। पहले तो लोग जो है वो जस्ट रेडियो पाकिस्तान से सिर्फ आवाज़ से पहचानते थे जी। आज इतना अच्छा वेट करते थे स्पेशली कि शो आना है और सुनना है, आज क्या नया होने जा रहा है। तो अभी फेसबुक पे भी आप लोग लाइव आ रहे होते हैं, तो अब फेसबुक पे जो है वो कैसा रिस्पॉन्स आता है कि आप आवाज़ के साथ साथ आप खुद भी दिखाई दे रहे होते हैं कि अच्छा यार ये बंदा है, इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, हम इसको साथ साथ देख भी रहे हैं। 2017 में फेसबुक ने ये फीचर किया था लॉन्च लाइव का। उस वक्त ऑडियो भी होती थी, वीडियो भी, लेकिन मेरे पास उस वक्त आम सा मोबाइल होता था, उसका जो कैमरा था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं ऑडियो ही करता था। उस वक्त भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता था फेसबुक से। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक से तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया। आप ऐड दें उधर, ऐड से भी बहुत ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव ब्रॉडकास्टिंग से, इसके अलावा ETC, यहाँ तक कि आप एक फ़ोटो भी अपलोड कर रहे हैं ना, उस पर भी आपको फेसबुक अर्निंग दे रही है। एक फ़ोटो अपलोड करने पर भी आपको अब अर्निंग मिल रही है। मतलब देखें कितनी, मतलब लोग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोग कर भी इसीलिए ज़्यादा रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे। आप देख लें व्लॉग्स बन रहे हैं या डिफरेंट। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे, एक ही कंटेंट पे चल रहे हैं। मतलब अगर एक ने व्लॉग बनाया है घर पे, फैमिली एंटरटेनमेंट, तो बाकी भी सारे उसी लाइन में ही लगे हुए हैं। अच्छा, वो एक कंटेंट चलता है तो उसमें सारे एक ही उस पे चल रहे होते हैं। तो कंटेंट कितना मैटर करता है? अगर मैं अपनी बात कहूँ तो सारी जो गेम होती है वो इसी की होती है। कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो आपकी जो वीडियोस हैं वो वायरल भी होंगी, लोग भी आपको लाइक करेंगे। अच्छा, लक भी बड़ी होती है। समटाइम आप बहुत ही कोई फजूल किस्म की भी वीडियो आप डाल देना और वो वायरल हो जाएगी और बेइंतहा हो जाएगी। आपके लाखों व्यूअर्स आ जाएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। अच्छा, अभी जो आपको लोग भी आपको जब अप्रोच करते हैं तो वो सबसे पहले आपके देखते हैं या इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसके व्यूज़ कितने आए हुए हैं इसकी वीडियोस के, या इसकी पिक्चर के, या इसका कंटेंट में बड़ी देर बाद आते हैं कि अच्छा यार कंटेंट क्या है। कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि आप घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ वो वीडियो देख सकें, ऐसा कंटेंट होना चाहिए। अब अगर हम जाएं टिकटॉक, स्नैक, इस तरह की एप्लीकेशंस पर जाएं तो यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। शायद लोग जो हैं वो रियलिटी को साइड पे रखते हैं, आईने का जो दूसरा हिस्सा होता है ना वो दिखाते हैं कि दिखावा बहुत ज्यादा हो गया ना। बिल्कुल ऐसी ही बात है, दिखावा बहुत ज्यादा करने लग गए हैं। कॉपीराइट बहुत ज्यादा है। जैसे आपने पहले बात की कि एक वीडियो डाली उसी का डुइट कर दिया, शायद हमारी भी वीडियो वायरल हो जाए। ऐसी चल रही होती है। अच्छा, खुद का भी प्लान है कोई इस तरफ सोशल मीडिया को, कोई यूट्यूब की तरफ? पहले नहीं था, लेकिन अब मैंने सोच लिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने अब मुझे खुद इजाज़त दी है। मैंने घर में अपना सेटअप स्टार्ट कर दिया। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता करके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे इकट्ठे कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ, और अनकरीब इंशाल्लाह अपने घर में ही सेटअप लगाकर वहीं पर वर्किंग करूँगा। अच्छा, सही है। ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करनी है, एक कंटेंट भी मैंने तैयार किया हुआ है, मैंने वीडियोस वगैरह बनानी है। अच्छा, खुद को भी है टिकटॉक पे भी? अच्छा, चलो, क्योंकि अब तो बहुत सारी चीजें, अब तो इवन के हमारे आर्टिस्ट, हमारे सियासतदान भी टिकटॉक पे आ चुके हुए हैं। तो एक लोग समझते हैं कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात कर सकते हैं इजीली, या आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको वहां पर आपको कोई चुप कराने वाला नहीं है। आप अपनी मर्जी से कोई भी कहने वाला नहीं है। वहां पर आप अपनी मर्जी से कोई भी कंटेंट लेकर बैठ जाएं, उसके ऊपर आप वीडियोस बनाएं।
यहाँ तक कि अब टिकटॉक, स्नैक, बीगो लाइव, यहाँ पर भी अब वो आ गया है, लाइव होस्टिंग आ गई है, वहाँ पर भी आप अपनी ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। वहाँ पर भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएं, वहाँ पर सबसे पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देंगे तो वहाँ से कुछ आप हासिल करेंगे, बेनिफिट आपको तब मिलेगा। हम लोग बैठे बैठे ऐसे ही बोल रहे यार मैंने वो कर लूँगा, वो कर, ऐसे कुछ भी नहीं होता। आपने सोच लिया, उस सोच पर आप कितना वर्क कर चुके हैं, कितना वर्क आपने आगे करना है। मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे शायद वो चीज हासिल नहीं होती, कभी भी हासिल। अच्छा, मेहनत का भी अपना मजा है, मतलब आप जब मेहनत कर रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं, दिली बहुत सुकून मिलता तो है। एक हाँ, ये एक हकीकत है। आपको बड़ा हार्टली, आप बड़ा सेटिस्फाई होते हैं अपने काम से, यार मैंने अपनी जिम्मेदारी या मैंने जो अपना काम है वो बहुत अच्छे से किया है, तो वो एक सुकून एक अलग होता है। अब शॉर्टकट की तरफ जाते हैं तो शॉर्टकट बड़ा होता लिमिटेड टाइम के लिए है, बट आप जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से आप नीचे भी आ जाते हैं। अगर आपकी बात करें, देखें, अगर पीछे आता है ना बंदा अपने ट्रेड से 10 कदम पीछे चला जाता है, तो बहुत सी ऐसे दोस्त मेरे भी हैं जो इस सिचुएशन से पहले गुजरे हैं, तो वो क्या करते हैं, हार जाते हैं, हार मान लेते हैं कि यार बस हम इतनी दूर तक गए थे, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ, हमें नहीं मिली हमारी जो गोल था ट्रेड का। समटाइम ना आपको मुआशरा भी, आपको आपके इर्द गिर्द के लोग भी, स्पेशली जो साथ होते हैं, वो कभी आपको बढ़ता हुआ जो है वो खुश नहीं दे आपको। लेकिन हमारी सोच इस तरह की होनी चाहिए कि बड़ा जंप लगाने के लिए ना 10 कदम पीछे इंसान को जाना पड़ता है। हाँ। अगर आपने बड़ा जंप लगाना है तो 10 कदम पीछे जाना पड़ेगा आपको, तब जाकर आप बड़ा जंप लगा सकेंगे। अगर आप टाइम की कदर करें, मेरी लाइफ में तो मैं टाइम की बहुत ज्यादा कदर करता हूँ। मैं स्कूल लाइफ से था, 5 बजे उठ के बैठ जाता था। अच्छा। स्कूल जाता था, स्कूल से आते ही मैं ट्यूशन जाता था। आज भी जो मेरी मम्मा है वो मेरे बहन भाइयों को सारों को बोलती है कि फात से सीखो, टाइम की बहुत कदर करता है। हाँ। तो टाइम की आप मिसाल बनते हैं ना। हाँ। वो आपको वो उसके लिए भी, मिसाल बनने के लिए भी आपको बड़ा टाइम चाहिए होता है, एफर्ट चाहिए होती है, तभी आप किसी के लिए मिसाल बनते हैं। टाइम सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि अगर आपने आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहां पर आपने अपने किसी सीनियर को इम्प्रेस करना है, तो वो आपको कोई काम देता है, अगर आप उस काम में लापरवाही करेंगे, वो आपको कहे कि बेटा ये काम है, आपने 1 दिन में मुझे देना है, हम क्या कहेंगे, यार बहुत टाइम पड़ा है, कल कर लेंगे। फिर कल तो कभी आती भी नहीं है। अगर हमने दूसरे की नजर में अपनी वैल्यू बनानी है तो हमें टाइम की कदर करनी पड़ेगी। अगर वही काम हम 10 मिनट में करके अपने सीनियर को दे दें, वो ये भी कहेगा कि यार काम वाला लड़का है, मेहनत करता है, वक्त की कदर करता है। तो अपने सीनियर को इम्प्रेस करने के लिए भी ना हमें टाइम की कदर करनी पड़ती है। टाइम जो है वो हमारी जिंदगी है, बिल्कुल ऐसे। टाइम तो गुजर रहा है, वक्त तो आपके पता भी नहीं चल रहा, और जितनी तेजी से गुजर रहा है, तो लाइफ के आप देख रहे हैं अभी अब पता भी नहीं चलता यार, ऐसे आपके जो महीने हैं वो दिनों में अब गुजर रहे हैं। तो इस तरह बहुत टाइम जल्दी फास्ट है। वक्त नहीं किसी के लिए रुकता। अच्छा, अभी कुछ आप जैसे प्रोग्राम स्टार्ट किया, पहला प्रोग्राम रेडियो पे मिला, तो कैसे स्टार्ट किया, क्या फीलिंग्स थी, कैसा, वैसे शो का थोड़ा सा हमें बताओ ना कि क्या है। जब मैंने स्टार्ट लिया था FM, मुझे तो शौक नहीं था, ना ही मेरे माइंड में था ऐसा कुछ कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। तो बस मेरी मम्मा जो हैं वो FM सुनती थी, वो अक्सर कहती थी कि जो आरजेज होते हैं वो अच्छे गाने नहीं लगाते। मैंने उन्हें एक दिन ऐसे ही कह दिया कि मामा मैं जाऊंगा, मैं वहां जाकर मैं खुद आरजे बनूंगा। मैं वहां गया, इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि आपने बोलते रहना है बस। इंटरव्यू में जब उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ज्यादा कुछ तो था नहीं, मैंने अपना इंट्रो दिया। उसके बाद जब मम्मा मुझे नानों के घर लेकर जाती थी ना, हम जाते थे ट्रेन पर, उस दरमियान जितने स्टेशंस आते थे ना, मैं सबके नाम मेरे जहन में थे। अच्छा। मैंने अपना इंट्रो दिया, उसके बाद वो सारे स्टेशंस के नाम जितने भी थे वो बोल दिए। बस वहीं से मैंने स्टार्ट लिया। आज भी जब मैं स्टार्ट लेता हूँ तो बहुत ज्यादा शहरों के नाम अपने प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, बहुत ज्यादा, और स्टार्ट भी मेरा बहुत अच्छा है। अच्छा, कैसे लेते हो, थोड़ा हम भी सुनना चाह रहे हैं। हाँ। क्योंकि टीवी का अंदाज जरा डिफरेंट होता है, रेडियो का जरा डिफरेंट होता है। जाहिर है बोलना तो यहाँ भी है, बोलना वहाँ भी है, लेकिन दोनों का अंदाज मुख्तलिफ है। लेकिन यहाँ पर बैठकर आप बिल्कुल रिलैक्स होकर सोच कर बात करते हैं, वहाँ पर जो है हाजिर दिमाग बैठना पड़ता है, और एक यहाँ भी हाजिर दिमाग बात करनी पड़ती है, पीक के साथ बात करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें थोड़ा सोचने का टाइम मिलता है।
वहाँ पर इतना हाजिर होकर बैठना पड़ता है, जैसे आपकी कॉल्स आई, कॉलर्स को शामिल किया, जो कुछ उसने पूछा उसी वक्त उसे वो रिप्लाई देना है। तो वहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा और मज़ा भी बहुत आता है। मज़ा बहुत आता है। अभी कुछ सुना दो फिर हमें। हाँ, अपना स्टार्ट जो था वो आपको सुना देता हूँ। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आप समात फरमा रहे मुल्तान पुलिस रेडियो 88.6 की तहफ़्फ़ुज़ भरी आवाज़ में हूँ, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका चाहने वाला फ़हद मिर्ज़ा। वेल, मुझे कहते हैं फ़हद मिर्ज़ा, आपको क्या कहते हैं, किस नाम से आपको बुलाया जाता है, किस नाम से आपको घर में याद किया जाता है? यानी कि बहुत से नाम होते हैं भाई, चिंटू, मिंटू, जो भी आपका नाम है। आई होप कि आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट, टिकटॉक, लशपश होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे और दूसरों में ढेरों खुशियाँ तकसीम कर रहे होंगे। वेल, इसी के साथ हमारे साथ बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो हमें सुन पा रहे हैं लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, एबटाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, मियां वाली, मुल्तान, कराची, नारायण, कागान, जंग, कोटा, दुलिया, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, खानपुर कोटर, या फिर जनाब हमारे अपने ही शहर, जिंदा दिल शहर, शहर मुल्तान से आप हमें ज्वाइन करें। आप तमाम की मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो हमें चलते फिरते, उठते बैठते, नाचते गाते, मकान से दुकान से, या फिर हैं वो किसी के दिल से। आप तमाम की मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत कमाल बहुत अच्छा। ये आपको स्पीड, जाहिर सी बात है, अब टीवी पे तो आपको थोड़ा ठहराव के साथ बोलना पड़ रहा है, आपको रेडियो में तेजी और जितनी तेजी हाजिर दबागी, वाकई तो बहुत सारे शहरों के, इलाकों के नाम ले लिए जो मेरे ख्याल में मैं तो आधे में भूल जाऊंगी। चलो माशाल्लाह, ये भी गॉड गिफ्टेड चीजें होती हैं अल्लाह की तरफ से आपके लिए। तो सम टाइम होता है कुछ लोग इसको आगे लेकर चलते हैं, कुछ लोग इन चीजों को दबा लेते हैं, ऐसे ही है ना? राइट। अच्छा, अभी जिस तरह हमारे यहाँ, मैं कहती हूँ टैलेंट की कमी नहीं है, जैसे हम बात करें बहुत टैलेंट है। स्पेशली लोग ये होता है कि यहाँ पे जब पाकिस्तान में आपको उस तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, आपको अपनी स्किल्स का, आपको अपने फ्यूचर के हवाले से आपको नहीं पता कि यार हमने करना क्या है, या हम जो करना चाह रहे हैं हमें उस तरीके से कोई सहूलत भी नहीं मिल रही, तो देन आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? देखें जी, ये टैलेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके सामने बहुत बैठा हुआ है। मिन के ये इसने घर से स्टार्ट लिया और एक मिन के एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, तो इनिशिएट कर दिया है इसने, ठीक है ना। उसके बाद जो है आप उसमें खुद जब आप आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपकी टांगे भी खींचने वाले होते हैं, वो तो हर जगह मौजूद है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें एक वो मोटिवेशनल स्पीकर था, उसकी बुक थी, तो उसमें उसने लिखा कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो मुर्गी के अंडे होते हैं, ये किस दिन बाद हैचिंग होती है, इनके चूजा निकल आता है। तो उसने कहा कि दो जब अंडे लिए गए, उसमें से जब हैचिंग का टाइम कंप्लीट हुआ 21 दिन बाद, तो एक को ना उसके खोल को उस बंदे ने खुद तोड़ दिया, तोड़ के चूजा निकाल दिया, और दूसरा चूजा वो खुद चूंचे मार मार के फड़फड़ा के निकला उस अपनी ताकत से। तो कहता है ये प्रैक्टिकल हुआ है। अच्छा, वो जब आगे कोई वबाई बीमारी आई, जो बच्चे को वो निकाला गया था खोल से तोड़ के, इंसान ने निकाला, तो वो जो है सरवाइव नहीं कर सका, मर गया, और वो सरवाइव कर गया जो खुद तोड़ तोड़ के निकल आया उस खोल से। तो मीन के जो बच्चा खुद स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्राइव कर रहा है, वो आगे जाके ये स्पीड ब्रेकर्स जितने भी हैं, लेग पुलिंग है, प्रेशर है, इसको टैकल कर जाता है। उसमें ये है कि उसमें आपका टैलेंट जो है, अगर आपको कहीं पे कोई अच्छा टीचर मिल गया है या अच्छे एजुकेटेड पेरेंट्स मिल गए हैं, वो एक अलग से ब्लेसिंग है। बिल्कुल, इससे तो मजीद भी हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी अपनी जाना ब्रेक में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, बात हो रही थी हमारी किस तरह नौजवानों को मोटिवेट किया जा सकता है। जी, टैलेंट जो है सम टाइम आपका नेचुरल होता है, ठीक है ना, सम टाइम आपके इंस्टीट्यूशंस का इसमें बड़ा रोल होता है। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले गए हैं, टीचर्स मोटिवेशनल हैं, उसके साथ साथ उन्होंने देखा है कि इस बच्चे में कोई टैलेंट है, तो वो उसमें उसको पॉलिश करना टीचर का काम है, इंस्टीट्यूशन का काम है। तो इसके ऊपर बेसिक मैं बार बार ये कहता हूँ कि
टीचर्स जो हैं वो भी ट्रेंड होने चाहिए, उनके भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारा मसला पाकिस्तान में मसला ये है कि लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है ना। आप मीन के जो कुछ भी नहीं बनता वो मीन के कोई लॉयर लॉ वाली फील्ड पकड़ लेता है, मीन के जो प्रॉपर एजुकेशन में नहीं चल सकता, या कोई इस तरह का कोई और प्रोफेशन पकड़ लेता है। आपने डिसीजन टाइम पे नहीं लिया, प्रोफेशन कौन सा लेना है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म नजर आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप टीचर हैं तो आप टाइम पास के लिए टीचिंग नहीं करें, आप उसको एज अ प्रोफेशन ले और उसके तमाम तकाजे पूरे करें। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे को मैंने कैसे एजुकेट करना है, मोटिवेट करना है, और उसको कैसे मैंने प्रॉपर करियर की तरफ ले जाना है। तो लैक ऑफ प्रोफेशनल हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अच्छा, फिर जो टैलेंट जो होता है हमारा, जब ऐसे ऐसे टीचर भी हैं हमारे माशरे में मीन के जो डिस्करेज करते हैं बच्चों को, अगर कोई वो क्वेश्चन करे, अगर वो कोई क्लास पार्टिसिपेशन करना चाहे तो वो फौरन डिस्करेज कर देते हैं। तो मीन के उससे क्या आप बच्चे का टैलेंट कैसे निखरेगा, या वो कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। तो बात तो है खुद इत्मादी की, कॉन्फिडेंस की बात है। अच्छा, आप समझते नहीं आजकल के नौजवानों में इस तरह के मसाइल हैं, खुद एतमादी नहीं है, बिल्कुल ऐसा, बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देंगे। अच्छा, प्रेशर बहुत है, जिस तरह हमारे यहाँ जिस तरह पेरेंट्स की तरफ से भी है, टीचर्स की तरफ से भी है, खुद का भी है एक कि आपने अच्छे मार्क्स भी लेने हैं, एक आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए जी, अच्छी नौकरी होनी चाहिए। स्पेशली तो हमारे यहाँ यही होता है ना, ये आप पढ़ रहे हो तो एक अच्छी नौकरी हासिल करनी है, कमर्शियलाइजेशन, अच्छा कमाना है आपने, कैसे वो करना है। अब बेसिक देखें ना, अब हमारी एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हमने जो ना पढ़ के अच्छी नौकरी लेनी है, पैसे कमाने हैं। भाई बात यह है कि सबसे पहले आप एक अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान के साथ साथ आपकी एक प्रॉपर अच्छी सोच होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरों के लिए, कलेक्टिव सोच होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ आप चलें, मीन के पॉजिटिविटी होनी चाहिए माइंड में, ठीक है ना। पॉजिटिविटी है, अब बहुत ज्यादा हम देखते हैं नेगेटिविटी ज्यादा है, हाँ जी, बजाय पॉजिटिविटी के जी। अच्छा, फिर हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों को अच्छी बात भी सिखाई जा रही हो तो हम उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं करेंगे, हमेशा कोई नेगेटिव चीज होगी तो उसको फौरन उसकी तरफ जाएंगे। तो ये चीजें भी, हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी जो है ना, वो भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। ये नेचुरल बात है। देखें, जब भी कोई नई चीज होगी उसका सबसे पहले बुरा इस्तेमाल भी होगा, नेगेटिव इस्तेमाल भी होगा, उसका ज़्यादा होगा, बल्कि बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसके पॉजिटिव की तरफ लोग आते हैं। आजकल जैसे सोशल मीडिया है, ठीक है ना, विद द शुरू में आया, इस लोगों को पता ही नहीं था फेसबुक, ये ट्विटर और ये सारा कुछ। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता चल रहा है कि ये तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, इसमें इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, अर्निंग है। तो उसके साथ साथ जो है ना, लोग अब उस तरफ आ रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे 5, 7, 10 साल बाद हर बंदा एक सोशल मीडिया पे एक प्रोफेशनल बैठा होगा, ठीक है ना। आप 5 सेकंड 10 सेकंड की वीडियो देखेंगे, आपको लोग जज कर लेंगे कि यार ये बंदा, इसके अंदर कोई नॉलेज है, लर्नेड है, या कुछ ये दे सकता है। तो उसके बाद फौरन वो स्किप कर देंगे। तो मेन ये है कि आप विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद सोसाइटी जो है ना, उसको अंडरस्टैंड कर लेती है कि इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं, और पॉजिटिव हमेशा बाद में आते हैं, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ा रोल ये है, जो हमारी सिविल सोसाइटी है, एजुकेटेड लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, और स्पेशली जो टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएं सोशल मीडिया के। भाई इसमें क्योंकि जाहिर सी बात है, आप बच्चे को जब आप तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें टीचर्स का बहुत एक रोल है। और हम जब बात करते हैं तरबियत का फुकदान नज़र क्यों आता है, हम हमेशा बात करते हैं, शोज़ में भी हमारी अक्सर बात होती है कि बच्चों में उस तरीके से जिस तरह तरबियत होनी चाहिए वो नज़र नहीं आती। तो तरबियत का फुकदान है, तो तभी हो सकता है ये टीचर्स और पेरेंट्स मिल के बच्चों की तरबियत करें। बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ कि हमारे टीचर ट्रेंड नहीं है, इनको ट्रेंड कर रहे। गवर्नमेंट जो हायर, देखिए आप पुलिस
में एक बंदा सिलेक्ट करते हैं, फौज में सिलेक्ट करते हैं, उसको 1 साल की ट्रेनिंग देते हैं। जिसने एक नेशन बिल्ड करनी है, अब उसकी ट्रेनिंग उसको आप उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, वो इंटरव्यू दे के आके पढ़ाना शुरू कर देता है। अच्छा, क्योंकि अब तालीम भी जिस तरह हम बात करें, जिद्दत भी आती जा रही है, टेक्नोलॉजी भी एडवांस होती जा रही है, तो तालीमी मेयार भी थोड़ा सा अब उसको भी बेहतर करने की ज़रूरत है, और फिर टीचर्स को भी इसी तरीके से ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है ताकि वक्त के साथ साथ वो बच्चे की उसी तरीके से ग्रूमिंग अच्छी कर सकें। बिल्कुल ऐसा है। ये आजकल बहुत सारे जो टीचर्स हैं एक क्लास में एक सिस्टम ऑप्ट कर रहे हैं कि क्लास पार्टिसिपेशन कराते हैं, और उस क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स रखते हैं कि बच्चे जब क्लास पार्टिसिपेशन करते हैं, क्लास में बोलते हैं, अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। बिल्कुल ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ उनके अंदर क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आता है कि जब वो देखे ना, आप जब कोई ख्याल आइडिया आप अपने माइंड में रख के बैठे हुए हैं, तो आपको नहीं पता ये सही है या गलत है। जब बाहर आएगा तो उसके रिस्पॉन्स से आपको पता चलेगा, हाँ मैंने तो बहुत अच्छी बात की। बिलीव मी, मैं पढ़ाता हूँ, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जब मैं उनको कहता हूँ कि आप बोलें क्लास में, तो ऐसे जबरदस्त व्यूज होते हैं, लेकिन उन कॉन्फिडेंस नहीं होता। अच्छा, 2-3 दफा उनको आप इनकरेज करें, फिर वो क्लास में चुप ही नहीं करते, और ऐसे न्यू आइडियाज देते हैं, ऐसे क्रिएटिव आइडियाज देते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। आप हमारे शो पर हिस्सा बने, कोई भी मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स? जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हमेशा आप पॉजिटिव रहें, और जितने भी कामयाब इंसान हैं, मैंने बुक पढ़ी है बेस्ट पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, मैंने उसमें जितने भी कामयाब लोग थे वो एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे हैं। कोई ऐसा बंदा मुझे कामयाब नहीं मिला जिंदगी में जिसने कोई तकलीफ परेशानी बेयर ना की हो। अगर आप किसी तकलीफ से, परेशानी से, डिसअपॉइंटमेंट से गुजर रहे हैं, तो समझिए आप आगे जाने वाले। बहुत शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहोगे? बस इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़ों बुजुर्गों वालिदैन की दुआ में आबाद रहें। बहुत शुक्रिया आप दोनों गेस्ट का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।